हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और इस वीडियो में इस सीरीज का हम लोग सेट नंबर 25 करेंगे। तो इससे पहले जितने भी सेट्स हुए हैं उन सारे ही प्रीवियस सेट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही वीडियोज, सारे ही प्रीवियस सेट्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर QR कोड दिया गया है, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पेड़ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, इनमें से कौन सा यंत्र है जो पेड़ पौधों में वृद्धि मापता है? हाइग्रोमीटर का काम है आर्द्रता मापना, ह्यूमिडिटी को मेजर करना। ऑक्जेनोमीटर का काम है पादप वृद्धि को मापना। हाइड्रोमीटर का काम है द्रव का घनत्व बताना। लैक्टोमीटर का काम है दूध की शुद्धता का जांच करना। यहाँ पर देखो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और सबके सामने में उसका काम दिया गया है, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको जरूर पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है। दुर्लभ गैस यानी कि अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस या समूह संख्या 18 के गैसों को दुर्लभ गैस भी कहते हैं। यह संख्या में 6 है। तो 6 अक्रिय गैसों में रेडॉन तो वायुमंडल में मिलती नहीं है। रेडॉन गैस, रेडॉन जो है रेडियोधर्मी तत्व है। यहाँ पर गलती से उभयधर्मी मैंने लिख दिया हुआ है, रेडियोधर्मी। ठीक है, जो रेडॉन है ये है रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव, और ये है गैस। वायुमंडल में सबसे प्रचुर दुर्लभ गैस है आर्गन। बी हमारा आंसर। वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है आर्गन, लगभग 1%। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 22 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना कहलाती है। छोटी आंत में जो है हम लोग की छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घरोम। दीर्घरोम इंग्लिश में बोलते हैं विलाई। उंगली नुमा संरचना पाई जाती है और ये मूल रोम है जो जड़ों में पाई जाती है। जो पादप की जड़ें होती हैं उनमें मूल रोम होती है। यही मूल रोम है जो जल का अवशोषण करती है, खनिजों का अवशोषण करती है। जैसे मान लो ये जड़ है तो इनमें ये ऐसे मूल रोम होते हैं, यही करती है जल और खनिजों का अवशोषण। ये देख लो, ये छोटी आंत का एक पिक्चर दिखलाया गया आपको और इसी का ये वाला जो भाग है इसको जूम करके यहाँ पर दिखलाया गया है। तो यहाँ पर देखो ये है उंगली नुमा संरचना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर विलस लिखा हुआ है। विलस जो है सिंगुलर वर्ड है, विलस सिंगुलर वर्ड है और विलाई जो है प्लूरल वर्ड है। ठीक है, जैसे रेडियस जो है सिंगुलर वर्ड है और रेडियाई प्लूरल वर्ड है, ऐसे ही विलस सिंगुलर वर्ड है और विलाई प्लूरल वर्ड है। अब ये जो विलाई है इसका काम देखो क्या है। यह पाचित भोजन के अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। जो भोजन पच गया है उसका जल्दी से अवशोषण हो, ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो, इसके लिए सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है ऐसी उंगलीनुमा संरचना बनने के कारण। इसकी दीवारें बहुत पतली होती है क्योंकि अवशोषण करना है तो जहां भी अवशोषण करना होगा वहां पर दीवारें जो है पतली ही होनी चाहिए ताकि पाचित भोजन जो है आसानी से पार कर रक्त में घुल जाए। यह कोशिकाओं से भरपूर होती है। कोशिकाओं नहीं, माफ करिएगा, केशिकाओं। ठीक है, केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज, कैपिलरीज से भरपूर होती है ताकि अधिक से अधिक पाचित भोजन रक्त में आ पाए। इन्हीं कैपिलरीज में ब्लड होगा, उसी ब्लड में जो है ये पाचित भोजन घुल जाएगा। तो ज़्यादा कैपिलरीज होंगी तो ज़्यादा रक्त आएगा, तो ज़्यादा भोजन को अपने अंदर वो ले पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, जो आपका पूरा आहार नाल है, मैं पूरे आहार नाल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल छोटी आंत की नहीं। छोटी आंत, बड़ी आंत, जो अमाशय है, जो ईसोफेगस है, मुख गुहा है, सब की बात कर रहा हूँ। पूरी आहार नाल में जो है आपको 4 लेयर्स दिखेंगे, 4 परत दिखेंगे। सबसे बाहर वाले परत को हम लोग सिरोसा बोलेंगे, उसके ठीक बाद वाले परत को हम लोग मसल लेयर बोलेंगे। मसल लेयर यानी कि सेरोसा, उसके बाद मसल लेयर,
उसके बाद वाले को हम लोग सब म्यूकोसा बोलेंगे और उसके बाद म्यूकोसा बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल अब तक नहीं आया आपके एग्जाम में, लेकिन ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। लैक्टिक अम्ल में कुल कार्बनों की संख्या होती है। लैक्टिक अम्ल में कुल कार्बनों की संख्या कितनी होती है? लैक्टिक अम्ल जो दही में अम्ल है या फिर खट्टे दूध में जो अम्ल है, लैक्टिक अम्ल होता है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लगाते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो हमारी पेशियाँ थक जाती है, क्योंकि हमारे पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्यों बनने लगता है? अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक अम्ल का देखो ये फॉर्मूला होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है। IUPAC नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लास्ट में देखो ओइक एसिड आया है, ओइक एसिड आया है क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोक्सी आया है क्योंकि यहाँ पर OH है। 2 हाइड्रोक्सी आया है, यहाँ पर 2 है इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरे नंबर के कार्बन पर ये OH लगा हुआ है। 1 2 3 नंबरिंग हम लोग इधर से ही करेंगे, 1 2 3। पहले नंबर का कार्बन हम इसको बोलेंगे, दूसरे नंबर का इसको बोलेंगे, तीसरे नंबर का इसको बोलेंगे। ये नियम होता है IUPAC नाम लिखने का। उस नियम को नहीं जानना है आपको, ये नाम डायरेक्ट याद रखना है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? लूनर कास्टिक हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, तो चांदी हमारा आंसर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग लूनर कास्टिक बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। इसका इस्तेमाल जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद देखो ये है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, इसे अर्जेंटाइट भी कहा जाता है। दुनिया में जितना भी चांदी का उत्पादन होता है उसका लगभग 60% जो है यहीं से प्राप्त किया जाता है। विश्व में जितना भी सिल्वर का प्रोडक्शन होता है उसका 60% यहीं से उत्पादित होता है, सिल्वर सल्फाइड। ये ओड है, अयस्क है सिल्वर का। एक वस्तु जिसकी पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, इस वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? अब क्योंकि हमें द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान पूछा है, तो स्थान में परिवर्तन से द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है चंद्रमा पर भी वही द्रव्यमान होगा। 60 किलोग्राम हमारा आंसर होगा। रिकेट्स डैश के कमी के कारण होती है। रिकेट्स जो है किसके कमी के कारण होती है? विटामिन B1 है, C है, D है, A है। विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D के कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। इन दोनों में ही हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन D चाहिए हड्डी को मजबूत रखने के लिए, और विटामिन A की कमी से रतौंधी। तो हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, विटामिन D। मनुष्य का अध्ययन कहलाता है, मनुष्य का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? यहाँ जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, मरकरी है, सिल्वर है, तो क्विक सिल्वर हम लोग बोलते हैं मरकरी को। मरकरी का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है ये HGS। इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेबार। यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड, यह रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसी को हम लोग सिनेबार बोलते हैं, मरकरी का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड की जो आवृत्ति होती है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। यहाँ देख लो, प्राश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। ये जो ध्वनि है ये डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज, ये सारे जो जीव हैं ये उत्पादित करते हैं इस ध्वनि को। डेंगवैक्सिया टीका किस बीमारी के उपचार के लिए दी जाती है? डेंगवैक्सिया जो है ये एक वैक्सीन है, किस बीमारी के उपचार के लिए दी जाती है? तो डेंगवैक्सिया है, तो डेंगू हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डेंगवैक्सिया जो है ये डेंगू के लिए पहली वैक्सीन है। उपयोग के लिए स्वीकृत होने वाला पहला डेंगू टीका डेंगवैक्सिया था, जिसे दवा कंपनी सनोफी पास्चर, ये फ्रांस की कंपनी है, इसने विकसित किया था। पहली बार दिसंबर 2015 में मैक्सिको में इसे लाइसेंस दिया गया। इसके बाद ब्राज़ील, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अमेरिका सहित कई अन्य देशों में लाइसेंस प्राप्त हुआ था इस वैक्सीन को। उसके बाद आपको याद रखना है दुनिया की पहली वैक्सीन मलेरिया के लिए मॉस्क्यूरिक्स।
तो दुनिया की पहली वैक्सीन मलेरिया की वैक्सीन RTS है, इसी को मॉस्क्यूरिक्स बोलते हैं। इसे डेवलप किया था ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन ने, ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिल करके इस वैक्सीन को डेवलप किया। जो मलेरिया है ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोआ के कारण। हाँ, पैरासाइट का नाम है, हम बोलते हैं ना मलेरिया परजीवी के कारण, तो उस परजीवी का नाम क्या है एक्चुअल में, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एसिटिलीन का IUPAC नाम है, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन हम लोग बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, यही है इथाइन, ठीक है, इथाइन। बी हमारा आंसर। कैल्शियम कार्बाइड आपने सुना होगा। कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर एसिटाइलिन गैस रिलीज होती है, एसिटाइलिन गैस रिलीज होती है। और ये जो एसिटाइलिन गैस है ये फल को पका देती है। नेचुरली प्राकृतिक रूप से फल जो है पेड़ों पर पकता है, उसके पीछे जिम्मेवार है इथाइलिन हार्मोन, जो कि अपने आप में एक गैसियस हार्मोन है। लेकिन ये जो एसिटाइलिन है ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल आपने देखा होगा, कैल्शियम कार्बाइड का लोग इस्तेमाल करते हैं आम वगैरह को पकाने के लिए, आम के सीजन में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड का जो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर ये वाली ही रिएक्शन होती है कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद एसिटाइलिन गैस जो है रिलीज होती है और वो फलों को पका देती है। तो कभी पूछे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एसिटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट एसिटाइलिन का इस्तेमाल नहीं होता है, कैल्शियम कार्बाइड का ही इस्तेमाल किया जाता है इस गैस को रिलीज करवाने के लिए। पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है मोल, और ये मूलभूत राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये अपने आप में मूल राशि, जो 7 मूल राशियाँ होती है ना उनमें एक मोल भी है। ये जो शब्द है ना मोल, ये दिया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने 1896 में। मोल जो शब्द है ये लैटिन शब्द मोल्स से बना है, जिसका अर्थ होता है ढेर। 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। ये जो मोल है इसे इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया, इसे यूनिट बनाया गया पदार्थ की मात्रा का 1967 में। ध्वनि गति नहीं कर सकती, ध्वनि गति नहीं कर सकती ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। ध्वनि जो है इसकी जो गति है वो सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। और हम बात करें अगर निर्वात की, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो हमारा आंसर टी। चेचक डैश जनित रोग है, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक। ये वायरस है वेरियोला। इस चेचक को वेरियोला भी बोलते हैं, सिंपली वेरियोला डिजीज। चेचक बोल दे, स्मॉल पॉक्स बोल दे या फिर वेरियोला बोल दे, सब एक ही है, ये वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स जिसे वेरियोला भी कहते हैं, कौन से विषाणु के कारण होता है? वेरियोला। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, हल्के में मत लेना। वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है। दुनिया की पहली वैक्सीन जो डेवलप की गई थी वो इसी स्मॉल पॉक्स के लिए थी। डेवलप किसने किया? एडवर्ड जेनर ने 1796 में। तो दुनिया की ये पहली वैक्सीन थी। पूरी दुनिया से ये चेचक समाप्त हो गया, खत्म हो गया 1980 में। तो ग्लोबल इरेडिकेशन जो है 1980 में हुआ स्मॉल पॉक्स का। विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन मूल राशि है? नहीं है। जो 7 मूल राशियां होती हैं उनमें विस्थापन नहीं है। जो 2 पूरक राशियां होती हैं उनमें भी विस्थापन नहीं है। अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है, यानी इनके पास जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। डैश के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है और आयतन दाब के बीच में जो है उल्टा संबंध है, कुछ इस प्रकार से। ये संबंध जो है किस नियम के अनुसार आता है? तो ये हमारा बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। गैस के नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गेलुसेक लॉ, एवोगाद्रो का नियम, तो ये सारे नियम मैंने आपको करवाए हुए हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, देख लो, 45 मिनट का है, 1 साल पहले अपलोड किया था।
ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको ज़रूर देख लें। जब भी मौका मिले टाइम निकाल करके एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। गैस के नियम के ऊपर जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे नहीं छूटेंगे। जैसे ये सवाल देखो, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है गैस के नियम पर, ऐसे ही सवाल कोई पूछ दे तो आपसे नहीं छूटेगा। आप इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है। केवल चूना बोलता तो ये आंसर होता, चूने का पानी बोला है तो सी आंसर होगा। देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग चूना बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं, अनबुझा चूना बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को चूना पानी बोलते हैं, भकरा चूना बोलते हैं, या फिर बुझा हुआ चूना बोलते हैं। यहाँ पर भकरा होगा, बकरा नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं, चौक। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। पॉलीथीन बहुलक है, पॉलीथीन जो है इनमें से किसका बहुलक है? बताओ इनमें से कौन है जो पॉलीथीन का एकलक है? पॉलीथीन, पॉली हटा दो तो एथीन बचेगा, तो एथीन हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो विनाइल क्लोराइड है, आपने PVC ये तो पढ़ा ही होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, ये भी बहुलक है जिसका एकलक है विनाइल क्लोराइड। तो मैंने बहुलक के ऊपर 3 वीडियोज आपको करवाए हैं, देख लो। ये एक 41 मिनट का है, 21 मिनट का है, 19 मिनट का है। ये 3 वीडियोज हैं। अगर आप इसको देख लेते हो ना तो पॉलीमर आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू ये पूरा पॉलीमर चैप्टर आपको करवाया हुआ है। MCQ के माध्यम से पूरा आपका थ्योरी कंप्लीट है। ये मत समझिएगा कि MCQ सिर्फ है तो थ्योरी बचा हुआ है, कुछ थ्योरी नहीं बचा हुआ है। MCQ के माध्यम से पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट है। जैसे कि NCERT सीरीज में MCQ के थ्रू पूरा थ्योरी मैंने आपको करवाया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर सीधा सर्च मारो पॉलीमर, चैनल का नाम जोड़ो, स्टडी टू एजुकेशन, ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं, कार्ल लिनियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरस्तु, इन्हें हम लोग जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। मॉस किस पादप समूह के अंतर्गत आता है? मॉस जो है कौन से पादप समूह के अंतर्गत आता है? 5 पादप समूह हमारे पास, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देख लो यहाँ पर मॉस एंड लिवरवर्ट, ये दोनों ग्रुप्स हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। मॉस के अंदर एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया स्फेगनम और लिवरवर्ट के अंदर है मर्केंशिया रिक्सिया। तो ब्रायोफाइटा हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखो आप। ये प्रथम स्थलीय पादप है, पादप जगत का उभयचर है। असामान्य स्थलीय पादप है, असामान्य कहने का मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो ये भी असामान्य पादप है लेकिन ये जलीय है। और ब्रायोफाइटा भी असामान्य है लेकिन ये स्थलीय है। ये स्थलीय और जलीय दोनों है, ब्रायोफाइटा स्थलीय जलीय दोनों होते हैं, इसलिए उभयचर कहा जाता है। थैलोफाइटा भी बीज रहित है, ब्रायोफाइटा भी बीज रहित है, टेरिडोफाइटा भी बीज रहित है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों में जो है वास्तविक जड़ तनापत्ति नहीं पाई जाती। टेरिडोफाइटा से हमें वास्तविक जड़ तनापत्तियां देखने को मिलती हैं। मेरुरज्जु जुड़ा होता है, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है जुड़ा होता है इनमें से किससे? मेरुरज्जु जो है ये जुड़ा होता है, देख लो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से, सॉरी माफ करिएगा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये जुड़ा होता है यहाँ पर देख लो मेडुला से। मेडुला जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है, मज्जा जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसी मज्जा से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। तो मेडुला हमारा आंसर हो जाएगा। वायरलेस तकनीक ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? वायरलेस तकनीक जो है ब्लूटूथ, जिसका हम लोग भरपूर मजा लेते हैं, इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? ये थे जाप हारसेन। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो गैलीली। ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है इसके आविष्कारक हैं जाप हारसेन। DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है इसके आविष्कारक हैं एलेक जेफरीज। भाप इंजन के आविष्कारक हैं जेम्स वॉट और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 25। तो आप में से जिनका भी हाथ लाइक बटन पे नहीं जाता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।